हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज से हम हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th का साइंस में एक बेहतरीन चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगा देगा। बहुत ही अच्छी तरीके से अपने इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम रहेगा विद्युत धारा, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है आवेश। तो आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अब आपको इसको समझ में नहीं आया होगा। देखो, हर एक चीज का मतलब होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है और आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। तो इसके पीछे कारण सुनिए जरा। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये आप हो। अगर आपने क्लास 9 के अंदर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ा है तो ये जो चैप्टर रहेगा वो थोड़ा सा आपको उसी टाइप का लगेगा समझने में। पृथ्वी इस व्यक्ति को या फिर इसके हाथ में जो भी गेंद है, इसको जब ऊपर की तरफ फेंकता है तो ये गेंद कुछ टाइम के बाद में ये पृथ्वी है और यहाँ पे हमने गेंद रख दी और इस गेंद को ऊपर की तरफ अगर थ्रो करें तो कुछ देर के बाद में ये वापस नीचे की तरफ आ जाती है। इसका कारण क्या रहता है? इसके पीछे हमने समझा था कि पृथ्वी के पास क्या होता है? पृथ्वी के पास होता है द्रव्यमान। हमने क्लास 9 में पढ़ा था, जिस भी चीज के पास द्रव्यमान होता है तो उसके पास एक बहुत ही अच्छा गुण पाया जाता है। वो जिसके पास भी द्रव्यमान होता है उसके पास एक गुण पाया जाता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इस गुण का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी जो हमें अपनी तरफ खींचती है, उसके पास वो गुण कहां से आया? उसके द्रव्यमान की वजह से आया। तो द्रव्यमान के कारण जो उसमें गुण पाया जाता है, उस गुण के कारण वो कौन सा बल उत्पन्न करता है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। कौन सा बल उत्पन्न करता है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से वो बॉल को अपनी तरफ वापस खींच लेता है। इसी प्रकार से आवेश किसी भी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अभी आपके लिए विद्युत क्षेत्र भी नई चीज है और चुंबकीय क्षेत्र भी नई चीज है। जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे वैसे इनकी टर्मिनोलॉजी आपको और क्लियरिटी होती जाएगी। वैसे एक बार के लिए समझ लीजिए कि ये आवेश कोई पदार्थ नहीं है, सिर्फ एक प्रकार का गुण है जो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो आवेश के कितने प्रकार हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, जिसे हम धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं और इसे नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। आवेश का जो एसआई मात्रक रहता है, एग्जाम में बहुत बार आया है, जिसे हम कूलाम आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम है। वो साइंटिस्ट के नाम पे ही, अपने नाम पे उसने अपना मात्रक रख दिया, जिसका नाम क्या था? कूलाम था, जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। आवेश का जो प्रतीक होता है उसे क्यू की फॉर्म में दिखाया जाता है। कई बार इसको बड़े क्यू की फॉर्म में और कई बार छोटे क्यू भी इसको शो कर देते हैं। इसको छोटे क्यू से भी शो कर दिया जाता है कई बार। अब आते हैं क्लास 10 के अंदर। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि स्टूडेंट हर बार छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको ये चीज हार्ड लगती है। उनको ये चीज नहीं पता होती कि इस फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज किस वैल्यू को डिनोट कर रही है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE।
प्लस माइनस क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आवेश का है और आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, इसी कारण से यहाँ पे प्लस माइनस लगाया गया है। n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और e का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उसकी वैल्यू भी आपको याद करनी है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ये कूलाम इसका मात्रक इसके साथ ही लगेगा, क्वांटिटी के साथ में लगता है। अब आते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है कोई पदार्थ तो उसके ऊपर ऋणावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करता है तो उसके ऊपर धनावेश आता है। इसका कारण आज तक आप नहीं समझ पाए होंगे, मैं जानता हूं। तो चलिए इसका एक पोस्टमार्टम करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। और जब आप कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ कॉन्सेप्ट सीखोगे, जब आप पावर ऑफ फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये केमिस्ट्री के अंदर भी आपको फायदा पहुंचाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम की, बात करते हैं Na, ये सोडियम होता है, ये सोडियम का एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। आपको वो चीजें याद करनी पड़ेगी, 30 तक परमाणु क्रमांक आपको याद करने पड़ेंगे, उनके सिंबल भी याद करने पड़ेंगे। इसका जो परमाणु क्रमांक है, मतलब इसका जो रोल नंबर है वो 11 है। इसका फायदा क्या होता है परमाणु क्रमांक याद करने का? ये फायदा है कि जितने नंबर पे ये आता है उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। जितने नंबर पे आता है उतने ही उस चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर मात्रा में पाई जाती है। थॉमसन का मॉडल था, ये आपने जो पढ़ा था। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका जो नेट आवेश है, कुल आवेश जो है इसका वो कितना रहेगा कि 11 माइनस का और 11 प्लस का है, तो ये कितना हो गया? 0। इसलिए हम क्लास 9 की बुक्स के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसके ऊपर न तो धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। जब तक कोई भी आवेश नहीं आता वो विद्युत धारा का चालन नहीं करता, वो विद्युत के प्रति उदासीन रहता है जब तक आवेश 0 रहता है, क्योंकि ना तो 0 प्लस का है ना ही माइनस का है। अब आपने क्लास 9th के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा जो होता है अष्टक रूल, अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा, और ये नियम आपको आना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक पैटर्न आपको मिलता है और उसी पैटर्न के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। इससे हम बहुत सी चीजें भी निकाल सकते हैं, संयोजकता भी ज्ञात की जा सकती है, बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाली जा सकती है। हम बहुत से जाने दे रहा हूं, चलो तो मैं चल रहा है जाने जाते हैं। आपने क्लास 9th के अंदर एक नियम पढ़ा होगा जो कि अष्टक नियम था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है
उनको इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के लिए हम अष्टक रूल को लेके आते हैं, और अष्टक रूल के बिना हम उनकी ना तो संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं, ना तो बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं, ना तो हम उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। तो अष्टक नियम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक पैटर्न रहेगा। वो पैटर्न है कि सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18। इस तरह से आगे भी गाड़ी चलती रहती है, पर आपके जो सिलेबस के अंदर है वो इतना ही आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, 2, 8, 8, 18, 18। ये नियम आपको अष्टक नियम के फॉर्म में याद कर लेना है। इसमें होता क्या है, ध्यान देना भाई, इसको जरा छोटा कर देते हैं, साइड कर। अब हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। सोडियम के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कितनी है वो 11 है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है वो भी 11 है। तो इसके हिसाब से अगर हम लिखना चाहें तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 भरे जा चुके हैं, फिर हम भरेंगे कितने, 8, 11 इलेक्ट्रॉन थे, हमने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, बचे कितने, 1। तीसरे वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर हमारे पास अवेलेबल ही 1 है, तो 1 ही भरा जाएगा। तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो देखो, ध्यान से देखो इसकी स्टेबिलिटी। इसको अष्टक नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी परमाणु अपने बाहर वाले कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना चाहता है जिससे कि वो स्टेबल हो सके। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे भाई हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, ठीक है। अगर आपको अभी मिल जाए तो आप पढ़ने स्टार्ट करोगे, नहीं पढ़ोगे ना, आपको एक स्टेबिलिटी मिल चुकी है। बस उसी स्टेबिलिटी को चक्कर में ये अपने अष्टक नियम को पूरा करने के लिए अपने बाहर वाले कमरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो अब हम इसका 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमें जो हमें प्रयास हमें दिखेंगे वो सब करेंगे। ध्यान देना लोग, या तो ये क्या कर सकता है, इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। सर बोलो त्याग करने से क्या फायदा होगा, मैंने बोला त्याग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, यहाँ से बाहर वाला कमरा ये बन जाएगा जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़े हैं, इसका अष्टक नियम पूरा हो गया। या सर एक तरीका और हो सकता है, वो ये है कि हम इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ भी तो सकते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो अब एक बात बताओ, आपके घर से आपको कोई काम करने के लिए भेजा, एक आपके घर के सामने ही शॉप है, ये आपका घर है, ये शॉप है, और एक ये बहुत ज्यादा दूर है और इसकी डिस्टेंस आपसे 20 मीटर की है और ये 20 किलोमीटर की है। तो अगर आप बात बताओ, आपको अगर छोटा मोटा प्रोडक्ट लेना है, चीनी लेनी है, या फिर आपको अगर कुछ भी कपड़े धोने के लिए बर्तन बारी कुछ भी चाहिए आपको, ठीक है, जो दोनों दुकानों पे सेम रेट पे मिलता है, सेम चीज मिलती है, तो आप किसके पास जाओगे भाई, जहां से आपका समय बचे। आप खुद बताओ, जहां से समय, आप समय का एक एग्जाम्पल देते हो मैं, पर वो समय नहीं होता, वो होती है एक ऊर्जा के फॉर्म। आप जब सामने की तरफ डायरेक्ट जाओगे तो उससे ऊर्जा की जो खपत होगी वो कम होगी, और जब आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो उससे ऊर्जा की खपत भी ज्यादा होगी, जिससे कि आपको उसकी कॉस्टिंग भी महंगी पड़ेगी। भले आपको वो सस्ता लग रहा है पर उसकी कॉस्टिंग आपको महंगी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी क्या जाते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दें या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें। दोनों में से आसान कौन रहता है कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने बहुत मुश्किल है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ध्यान देना, इसमें से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचेंगे भाई, 10, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। प्रोटॉन, सर प्रोटॉन तो हमने निकाले नहीं है, प्रोटॉन तो नहीं पड़े हैं, तो इसके ऊपर जो नेट आवेश रहेगा, नेट आवेश वो कितना आएगा, +1 आएगा, जिसकी वजह से हम सोडियम के ऊपर, बहुत बार आपने देखा होगा सोडियम के ऊपर ऐसे +1 का निशान आपको देखा होगा, सोडियम के ऊपर प्लस दिखता है आपको।
क्या सोडियम के ऊपर कभी माइनस देखा? नहीं देखा। तो ये इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रॉनों को आपस में अष्टक नियम से पूरा कराने के बाद में जो हमारे पास तरीके बचते हैं, उन तरीकों में से जो बेस्ट होता है उसके हिसाब से इसके ऊपर प्लस माइनस के निशान आते हैं। ये एक सोडियम का एक धनात्मक परमाणु आवेश है। समझ में आया? अब हम चेक करते हैं एक चीज और। इसी पैटर्न को मैं आपको दोबारा समझाता हूं, अगर आपको एक एग्जांपल से नहीं समझ आया। अब हम बात करते हैं क्लोरीन। इसका नाम है क्लोरीन, जो कि इसका परमाणु क्रमांक रहता है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो रहता है 17। तो इस हिसाब से इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होनी चाहिए और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? 17। हम अपने अष्टक नियम पे दोबारा आते हैं। वो अष्टक नियम क्या था? 2 8 8 18 18। वो नियम हम दोबारा अप्लाई करते हैं। तो देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 8 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं, हमने 10 भर दिए। कितने बच गए? 7 बच गए। 8 भरे जा सकते हैं पर हमारे पास है कितने? 7। तो अगर हम बात करें सबसे बाहर वाले कमरे के अंदर अगर हम अष्टक रूल लगाना चाहें तो ये क्या कर सकता है कि सर या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। तो आप खुद बताइए जरा कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने आसान है? तो साफ सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहती है। तो इसके ऊपर जो नेट आवेश रहता है वो कितना होता है? -1, जिसकी वजह से आपने क्लोरीन के ऊपर बहुत बार इस प्रकार से माइनस देखा होगा। ये एक ऋणावेश है, ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करने वाला एक तरीका है। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके ऊपर -1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -2 भी आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -3 भी आएगा। तो ये सारे पैटर्न आगे धीरे धीरे हम समझेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अष्टक नियम से केमिस्ट्री पूरी खत्म कर देंगे, रिएक्शन तक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अष्टक नियम और बहुत से ट्रिक से हम सारी की सारी केमिकल रिएक्शनें आपके लिए बिल्कुल ईजी कर देंगे। तो ये अष्टक नियम आपको समझ में आया होगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी करें, जिससे कि यह भी पता लग सके कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी मुहिम छिड़ चुकी है, जिससे कि हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, गवाई।